पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया तो पाकिस्तान की सियासत में खलबली मच गई। हालांकि एस जयशंकर के इस बयान के बड़े कूटनीतिक मायने हैं। पिछले 5 सालों से भारत की कश्मीर को लेकर क्या नीति रही है, ये उसे भी दर्शाता है। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तब भारत ने इस फैसले को दुनिया के सामने पुरजोर तरीके से रखा था। इसके अलावा भारत के तमाम मंत्री और नेता पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर बयान भी देते रहे हैं। और लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी से ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. लेकिन एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एस जयशंकर ने घाटी में शांति का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में अपनाई गई। सबसे पहले आर्टिकल 370 हटाया गया। इसके बाद दूसरा कदम कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि के साथ सामाजिक न्याय को बहाल करना था, जबकि तीसरा कदम अच्छे वोटिंग प्रतिशत के साथ मतदान कराना था। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से महिला सम्मान योजना को लेकर काउंटडाउन पॉलिटिक्स हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को याद दिला रही है 8 मार्च यानी महिला दिवस के लिए जो वादा किया, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। 2500 क्योंकि जिन चुनावी वादों के दम पर बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, आधी आबादी का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिला, अब उन्हीं वादों की याद आम आदमी पार्टी दिला रही है। पहले 4 दिन, फिर 3 दिन और आज बस 2 दिन वाले पोस्टर से पूरी दिल्ली पट चुकी है। चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 2500 की मांग कर रहे हैं और 8 मार्च की याद दिला रहे हैं। इस काउंटडाउन पॉलिटिक्स को सेफ गोल कहें या सेल्फ गोल, लेकिन जिस रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, महिला सम्मान योजना को लागू करने का दबाव बना रही है, उसकी तस्वीर सीएम रेखा गुप्ता पहले ही साफ कर चुकी हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर वादा पूरा करने से पहले बीजेपी को वादा पूरा करने की याद दिला रहे हैं। बहरहाल सबकी निगाहें महिला सम्मान योजना पर टिकी हैं। 8 मार्च में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सीएम रेखा गुप्ता तमाम वादों को पूरा करने की बात कह चुकी हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस और झुग्गियों में रहने वाले लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हो रही है और इतना ही नहीं, पुलिस अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही है। बैंक खाते और फाइनेंशियल एप्स की भी जांच हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इन लोगों ने बांग्लादेश या म्यांमार में रह रहे लोगों को पैसे तो ट्रांसफर नहीं किए। और इसी तहत दिल्ली पुलिस की टीम ने संगम विहार इलाके में डेरा डाल दिया, जहां लोगों के दस्तावेज की जांच शुरू की। पहचान पुख्ता कराने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और लाइन लगाकर लोगों ने अपने दस्तावेजों की जांच करवाई। लेकिन इस बार पुलिस जांच की बड़ी खासियत ये रही कि वो झुग्गियों में रह रहे लोगों के मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। मोबाइल चेक करने के पीछे वजह है कि क्या ये लोग बांग्लादेश में कहीं से कहीं बात तो नहीं करते हैं, क्या उनका सोशल मीडिया अकाउंट से उनके परिवार के लोग टच हैं जो बांग्लादेश या म्यांमार रहते हैं, ये चेक भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका वोटर आईडी कार्ड रिकॉर्ड पर ले रही है। इसके साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने इस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी जांच रही है, क्योंकि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज बनवा लेते हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है।
बिहार विधानसभा का चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन बिहार का माहौल पूरी तरीके से चुनावी नजर आ रहा है। गठबंधन में सीटों की मांग के साथ साथ राजनीतिक दलों में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक संकेत दिया है, जिससे अब बिहार की राघोपुर सीट चर्चा के केंद्र में आ गई है। और ये वही सीट है जहां से आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दो बार विधायक हैं। जन उद्घोष यात्रा के तहत बिहार के मोतिहारी पहुंचे प्रशांत किशोर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने साफ किया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अपने चुनाव लड़ने पर उन्होंने जो कहा, उससे सियासी हलचल और तेज हो गई। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता दिया। कुछ लोग तो बीजेपी की बी टीम बन करके घूम रहे हैं। सबको पता है बीजेपी किसको किसको मैदान में उतार रही है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की राजनीति बंद गली के आखिरी मकान जैसा है। कब क्या कहेंगे या करेंगे कोई नहीं जानता। दरअसल राघोपुर लालू परिवार की पारंपरिक सीट रही है। पहले लालू यादव चुनाव जीतते रहे, फिर राबड़ी देवी ने जीत दर्ज की। हालांकि 2010 के चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट सतीश कुमार के हाथों शिकस्त मिली थी। जबकि राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से विधायक हैं। सबसे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया था। 2020 में उन्होंने सतीश कुमार को शिकस्त दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं? बिहार की सियासत में सरकारी नौकरी पर जंग छिड़ चुकी है। युवा वर्ग को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने अब एक नया दांव चल दिया है और उन्होंने दावा किया है कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं का फॉर्म शुल्क माफ कर दिया जाएगा, यानी कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किराया भी मुफ्त होगा। अब इसी वादे पर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि बिहार में लाखों युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चुनावी मौसम में युवाओं को साधने के लिए नए नए वादों का पिटारा खुलने लगा है। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक है, तो आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव ने तगड़ा फॉर्मूला तैयार किया है। बिहार के बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 देने का वादा किया गया। राज्य में युवा आयोग का गठन करने का दावा किया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही। सरकारी नौकरी के फॉर्म शुल्क माफ करने का वादा किया गया और परीक्षा केंद्र तक आने जाने का किराया भी मुफ्त होगा। हालांकि जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने इस फॉर्मूले को मुख्यमंत्री बनने का सपना करार दिया। सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है, हम पहले भी करते रहे, सपना वो देखें। लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक उनके माता पिता के शासन को देख चुका है। मतलब साफ है, जिस रणनीति के साथ तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में आधी आबादी और युवा वर्ग को साधने की तैयारी कर चुके हैं, उससे एनडीए के टारगेट को नुकसान पहुंच सकता है। कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। सिद्धारमैया सरकार सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की तैयारी में है। ये आरक्षण कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट में संशोधन करके लागू किया जाएगा। कर्नाटक में 1 साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमली जामा पहनाने की रणनीति बनाई गई है, जिसके मुताबिक 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है, जिसे सिद्धारमैया सरकार संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ला सकती है। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। फिलहाल कर्नाटक के सरकारी ठेकों में 43% आरक्षण दिया जा रहा है और सिद्धारमैया सरकार अगर 4% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने को अमली जामा पहनाती है तो सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 47% हो जाएगा। कर्नाटक में अभी तक SC/ST समाज के ठेकेदारों के लिए 24% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग 1 के लिए 4% और ओबीसी वर्ग 2A के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले से सियासी टकराव शुरू हो गया है और कांग्रेस अपने प्रस्तावित फैसले का समर्थन कर रही है। When we gave it to Dalit communities, was it appeasement? When we give it to backward classes, was it appeasement? Likewise, giving it to minorities is also not appeasement, and minorities is not necessarily only Muslim. That is one.
तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी फैसले के खिलाफ सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर है और इसे कांग्रेस की बांटने की नीति बता रही है। अभी अल्पसंख्यक लोगों को 4% देने की ये तो जरूरत नहीं है। पहला जो आदमी अच्छा करेगा काम, जो पैसा डाल के उसका काम करने तक वो लोगों को कर देना चाहिए। अननेसेसरी ऐसा मुद्दा लेके आके लोगों के बीच में जो भी दकरा करने के लिए सोच रहे वो तो नहीं करना देना चाहिए। ज़ी न्यूज़।